हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 8 है। लू फेंग अच्छे से आन के हाथों में पट्टी बांध देता है। इसके लिए एन उसे थैंक यू बोलता है। तभी आन बॉम्ब ब्लास्टिंग का साउंड सुन पाता है। वो सोचने लगता है ये लाउड एक्सप्लोजन क्या अंडरग्राउंड से आ रहा है। देन हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर बाकी लोगों को बोलता है बमबारी जारी रखो, यूरेनियम बम तैयार करो। वो सोल्जर नॉर्मल सिटीजन को बोलता है तुम सब लोग घबराओ मत, इवैक्यूएशन टीम का व्यवस्थित तरीके से पालन करो, कृपया सीडीए खाली करो। यहाँ पे सीडीए का मतलब है सिटी डिफेंस एजेंसी। आन फेंग को देखते हुए सोचता है वो एक्सप्लोजन की तरफ नहीं देख रहा है तो फिर वो कहाँ देख रहा है। आन देखता है कि वो एक ब्लैक डिवाइस की तरफ देख रहा है। वो सोचने लगता है इस डिवाइस के नीचे खड़े होने पे स्काई बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये ह्यूमन क्रिएशन हमेशा स्ट्रेंज रहते हैं। तभी फेंग किसी को कॉल करके बोलता है मैं ट्रायल कोर्ट से लू फेंग बोल रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइट हाउस सेंटर में ट्रांसफर करने के लिए। पर्सन कॉल में बोलता है अभी ट्रांसफर हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सिटी डिफेंस एजेंसी में क्या हुआ है? फेंग बोलता है अंडरग्राउंड में बड़े से वर्म ने अटैक किया है। सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो वर्म ग्रुप में है। अभी सिटी डिफेंस एजेंसी सेफ है। दूसरा पर्सन कॉल में बोलता है मैं समझ गया, शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे वर्म हो। हम तुरंत सीडीए में रिसर्च टीम भेज रहे हैं। कॉल कट करने के बाद हावर्ड उसे कॉल करता है। हावर्ड बोलता है बिल्डिंग 3 अंडरग्राउंड के नीचे हम लोग बमबार्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे आदमी वहाँ पे है। उन्हें वहाँ पे क्रोलिंग ट्रक मिले हैं। उस ट्रक का पीछा करते करते हमारे आदमी ऑलमोस्ट वर्म से भिड़ ही गए थे। हमारे टीम को चोट लगा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को गोली से मार दिया गया है और जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनके ऊपर नजर रखा गया है। फेंग बोलता है मैं उन्हें देख सकता हूँ। वर्म बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। उस वर्म के म्यूकोस से संपर्क आने वाले व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालो एंड उस डिस्पर्स पे ध्यान देना। हावर्ड बोलता है अब तक हमने डिस्पर्स की ओर जाने वाले कोई भी ट्रक नहीं देखे हैं। डिस्पर्स का फाउंडेशन तुम्हारा सामान्य बिल्डिंग से भी अधिक मजबूत है, इसीलिए तुम बस अपने ड्यूटीज पे फोकस करो। ये सुन के फेंग बोलता है मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के आन सोचने लगता है ये डिस्पर्शन शायद वो ब्लैक डिवाइस हो सकता है। इस शब्द का उल्लेख पहले बेस हैंडबुक में किया गया था। बाहरी शहर में 10 अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सर हैं, जिनमें से सभी को डिस्ट्रिक्ट 1 में डिस्पर्शन सेंटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनका फंक्शन है हवाई मोस्टर के आक्रमण से बेस की रक्षा करना, जैसे कि आर्थ्रोपोड एंड बर्ड से। फेंग विंडो के जरिए घायल हुए सोल्जर को देख रहा होता है। उसे देख के आन सोचता है वो सोल्जर का कंडीशन को मॉनिटर कर रहा है। देन वो रूम के चारों तरफ देखता है। वो सोचता है ये ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है। तभी वहाँ पे वो कुछ कंटेनर को देखता है। वो देखता है कि उस कंटेनर के अंदर सीड एंड सोइल है। वो सोचने लगता है क्या मेरे स्पोर को भी इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखा गया है। यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब तक मेरे सभी लीड लू फेंग की तरफ इशारा कर रही है। अगर मैं अपने स्पोर ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे जानकारी के लिए लू फेंग से पूछना होगा, लेकिन ये पर्सन इतना सतर्क है कि उसे तुरंत ही शक हो जाएगा। देन वो सोचने लगता है मुझे उसके ऊपर भी नजर रखना होगा जैसे कि वो मुझ पर रख रहा है। ये सोच के वो लू फेंग की तरफ देखता है, पर वो देखता है कि लू फेंग उसकी तरफ भी देख रहा है। वो सोचने लगता है वो कब से मुझे देख रहा है, क्या उसे मुझ पर फिर से शक हो रहा है। फेंग उसे बोलता है बफर पीरियड खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। आन पूछता है क्या मैं वापस नीचे चला जाऊं? फेंग बोलता है हाँ। आन सोचने लगता है सारे प्रिजनर्स को इकट्ठा करके उन्हें टेंट में शिफ्ट किया जा रहा है एंड उनके चारों तरफ गार्ड्स भी मौजूद है। मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। यहाँ लू फेंग के साथ रहने से अच्छा मैं मिस्टर साओ एंड पोएट के साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे अपने स्पोर के बारे में और भी जानना है।
इसीलिए आन उसे बोलता है पर नीचे बहुत ही ज्यादा ठंड है। फेंग बोलता है तुम एक प्रिजनर हो। आन बोलता है पर मैंने कोई इंडिसेंट असोल्ट नहीं किया है। फेंग बोलता है ठीक ही है, देन तुमने इलीगली आर्बिटर का डाटा चुराया है, इसीलिए तुम्हारा सजा डबल होगा। ये सुन के आन घबराते हुए बोलता है मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने बस एक चीज बनाया उस डाटा के बेस पे। फेंग बोलता है आर्बिटर के डाटा से तुम इलीगल प्रॉफिट बनाना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारा सजा अगेन डबल हो गया। आन बोलता है पर मैंने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। ये सुन के फेंग बोलता है तुमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है तो फिर क्या तुम अपने पर्सनल यूज के लिए उसे रखना चाहते थे। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। फेंग उसे पूछता है इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला था। आन बोलता है दिन और रात के बीच तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। फेंग उसे बोलता है तुम बहुत ही नाजुक हो। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी वो अगेन छींकता है। आन देखता है कि फेंग उसे स्टेयर कर रहा है। उसे देख के आन सोचता है वो बहुत डरावना है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ पे और देर रुका तो मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए आन वहाँ से जाने लगता है। तभी फेंग उसे बोलता है रुको। ये सुन के आन उसकी तरफ देखता है। फेंग उसे बोलता है तुम वहाँ पे जा सकते हो। आन देखता है कि वहाँ पे एक सीक्रेट डोर है। आन उस डोर को ओपन करता है एंड सोचता है ये लू फेंग का रूम है। आन उसे पूछता है क्या आप। तभी फेंग बोलता है मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, तुम या तो यहाँ सो सकते हो या फिर बाहर। आन उसे थैंक यू बोलता है एंड रूम के अंदर चला जाता है। टेबल पे वो एक नोटबुक देखता है। वो सोचता है यह आर्बिटर का वर्क नोटबुक है। वो देखता है कि वहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है और किस समय क्या हुआ है वो सब कुछ लिखा गया है। नोटबुक में वो देखता है कि उसका आईडी नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि वो अबनॉर्मल है एंड सस्पेक्टेड भी है। उससे होने वाला रिस्क बहुत ही लो है। उसने जेनेटिक एग्जामिनेशन पास कर लिया, इसीलिए उसे सिटी के अंदर जाने का परमिशन मिला। ये देख के आन सोचने लगता है तो उस दिन गेट के पास लू फेंग ने नोटिस कर लिया था कि मुझ में कोई अबनॉर्मलिटी है एंड उसे ये भी पता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। आन पन्ने पीछे पलटने लगता है एंड सोचता है कि मिस्टर साउ ने मुझे कहा था कि जितने भी लोग मिलिट्री में हैं वो सब लोग जंगल जाते हैं, यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट के मेंबर के लोग भी। एंड जब मैंने अपने स्पोर खोए थे वहाँ पे एक बुलेट सेल भी पड़ा था। उस नोटबुक में वो देखता है कि 2:12 पे फेंग अपने टीम के साथ खाई पे गया था। 2:13 पे जब वो लोग खाई से वापस आ रहे थे तब उन्होंने फंगस सैंपल कलेक्ट किया, यानी कि उसका स्पोर। आन 14 फरवरी दिन को याद करता है। वो सोचने लगता है कि तब विंटर सीजन नहीं आया था। मेरे सपनों में और यादों में जिस दिन रात को मैंने अपना स्पोर खोया था उस दिन ठंड और तेज हवा चल रही थी। ऐसा कोई दूसरा मशरूम नहीं हो सकता जिसने उसी विंटर सीजन पे अपना स्पोर खो दिया हो। लू फेंग के साथ मेरा मुलाकात सिटी गेट पे पहले नहीं हुआ था, बल्कि उससे भी पहले हो गया था। आन उस नोटबुक में देखता है कि 2:20 में जब वो लोग सिटी वापस आ गए उन्होंने लाइट हाउस को सारे सैंपल हैंड ओवर कर दिए। ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो दीवार की तरफ देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे लिखा है मानव जाति के हितों को अन्य सभी चीजों से ऊपर प्राथमिक दी जाती है। ये पढ़ के वो थोड़ा परेशान हो जाता है। देन वो बेड की तरफ आगे बढ़ता है। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर देता है एंड सोने की कोशिश करता है। फिर वो लू फेंग का वॉइस सुनता है। वो सोचने लगता है वो अभी भी किसी से बात कर रहा है। देन वो सोचने लगता है कितना अजीब अवर्णनीय एहसास है। यह खतरनाक है फिर भी सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में किसी को भी सोने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पर मुझे वार्म महसूस हो रहा है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो नींद में चला जाता है। वो सपने में अपने स्पोर को देखता है। कुछ समय के बाद लू फेंग उसे जगाता है एंड उसे बोलता है कि हमें ये जगह खाली करना हो। सुन के आन अपने शूज पहनने लगता है। उसे फील होता है कि ग्राउंड शेक कर रहा है। वो सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि वर्म इस बिल्डिंग के नीचे है। लू फेंग उसका हाथों को पकड़ लेता है एंड उसे जल्दी से वहाँ से ले जाने लगता है।
तभी एक ठंडा हवा के झोंके से आन सोचता है ये कितना ठंडा है। आन को ऐसे देख के लू फेंग उसे अपना जैकेट पहना देता है। साथ ही वो अपना नोटबुक कैरी करता है एंड उस नोटबुक को उस जैकेट में डाल देता है। वो अगेन आन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। रूम के बाहर 2 सोल्जर खड़े हैं। फेंग को देख के वो दोनों सोल्जर उसे ग्रीटिंग करते हैं। फेंग आन को लेके वहाँ से जाने लगता है। आन को देख के वो दोनों सोल्जर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सब लोग स्टेज से जल्दी जल्दी उतरने लगते हैं। आन सोचने लगता है वो लोग बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तभी लू फेंग उसे बैक में कैरी करता है एंड एक विंडो की तरफ तेजी से भागने लगता है। विंडो के पास पहुंच के लू फेंग वहां से जंप कर देता है। आन डर से अपना आईज क्लोज कर देता है। फेंग सही सलामत नीचे पहुंच जाता है। आन अपने आईज ओपन करता है एंड वो देखता है कि सब लोग उसे ही स्टेयर कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।